हाय स्टूडेंट, मैं संतोष प्रजापति, रामनगर सिंह, पीजी कॉलेज चिड़ियाकोट मऊ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर अध्याय 3, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि 11 अध्याय आपको पढ़ना है। 11 अध्याय में हमने 2 अध्याय को समाप्त कर लिया है और तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय का नाम लिख दीजिए गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। देखिए, अंश माने का टुकड़ा, चाहे गद्य का हो चाहे पद्य का हो, तो हमें कैसे पढ़ना है, गद्य को कैसे पढ़ना है, पद्य को कैसे पढ़ना है और शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। इसके बाद इसका लय करना चाहिए। देखिए, ये लय जो होती है गद्य को तो ध्यान में नहीं रखी जाती है, पर पद्य में ध्यान में रखी जाती है। तो हमें उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है, कहाँ पे आरोह होना चाहिए, कहाँ पे अवरोह होना चाहिए, ऐसा ध्यान हम पद्य में रखते हैं। तो हम अभी आरोह अवरोह और पद्य की बात में व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं क्या है गद्य। एक गद्य लिखा है, गद्य लिखते हैं कि गद्य किसे कहते हैं। देखिए, गद्य का अर्थ क्या है। तो गद्य शब्द संस्कृत भाषा की गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट बोलना। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि गद्य में कौन सी धातु है, किस धातु से बना है। तो गद्य जो है संस्कृत भाषा के गद्य धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट बोलना। ये आपका गद्य की जो है धातु हुआ, गद्य की अर्थ हुआ। और गद्य की परिभाषा, गद्य की परिभाषा देखिए 2 तरह से दिए हैं। मैं एक छोटी सी अपनी जो प्राइमरी स्तर लेवल में जानता था, जिसे हमने पढ़ाया गया, जैसे हम जानते हैं। तो गद्य ताल छंद लय तथा तुकबंदी से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। कोई पूछे गद्य किसे कहते हैं, ऑलरेडी स्कूल में प्रश्न पूछा था कि पद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, गणित किसे कहते हैं। ये किसी शब्द जो है, ये किसी भी सब्जेक्ट का ये प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है। तो आप रिलेटिव जब आप पढ़ेंगे कि गद्य और पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, तो ऑलरेडी गद्य होता क्या है। तो गद्य क्या होता है, गद्य की मैंने अर्थ बताया कि गद्य जो शब्द है वह गद्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट बोलना। और गद्य की परिभाषा है ताल छंद लय तथा तुकबंदी से मुक्त रचना को हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। अर्थात जिसमें ताल न, छंद न, लय न, ऐसे जो है लिखित भाषा, जो लिखित भाषा है उसी को हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। और गद्य के एक परिभाषा दिए हैं दंडी जी, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, जो जिनका काव्यादर्श दस कुमार चरितम की रचना रही है। तो इन्होंने लिखा है, गद्य के बारे में लिखा है कि जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते वही गद्य। वही बात मैंने जो ऊपर बताई है, वही जो है दंडी जी कहते हैं। कहते हैं कि जिस रचना में छंद शास्त्र के गण, छंद शास्त्र के गण गण जाते हैं, या मात्रा धन सरगम जो सूत्र होता है, जो वणिक छंद या मात्रिक छंदों का जो नियम होता है, जो बता जिससे जो गद्य रचना बधी होती है, उसमें गण मात्राओं के बंधन नहीं होते। पद्य में क्या होता है कि छंद शास्त्र के गण मात्राएं काफी आपस में बंधे होते हैं, ठीक है। और गद्य में जो होती है, यह जो है छंद शास्त्र के गण मात्राओं के बंधन से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इसी को हमारे दंडी जी कहते हैं, इसी को हम गद्य कहते हैं। अब देखते हैं गद्य के प्रकार। गद्य के कितने प्रकार होते हैं। तो गद्य के मुख्य रूप से जो शैली के अनुसार होते हैं, कि शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भाग में बांट सकते हैं। तो एक हमारा है दृश्य काव्य और एक है श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य में जो आता है, दृश्य काव्य का मतलब है जो देखने योग्य दृश्य। पूछ रहा कोई दृश्य काव्य किसे कहते हैं। तो दृश्य काव्य जो है, जो रंगमंच पे दिखाने की दृष्टि से, रंगमंच पे जो दिखाने की दृष्टि से जो रचना की जाती है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं।
ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तो दृश्य काव्य किसे कहते हैं, बस आपको पूछिए ना कि दृश्य माने होगा देखना, दृश्य धातु है, दृश्य है। तो जो रंगमंच पे दिखाने के जो श्रोताओं को या पाठकों या श्रोताओं को या जो देखने का जो दर्शक है उनको दिखाने के दृश्य जो रचना की जाती है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे कि नाटक जो है, जो भी आप चाहे आप देखिएगा आज आपके ग्रामीण अंचलों में नाटक रामलीला इत्यादि जो है दिखाने की दृश्य जो लिखी जाती है वो दिखाते हैं लोग, उसको नाटक कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा दृश्य काव्य का मतलब जो दिखाने के दृश्य लिखी गई रचना होती है उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। और इसके अंदर कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं। अब होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य माने होता है सुनना, श्रव्य का मतलब होता है सुनना। अब यहाँ पे जो गद्य और पद्य, जिसके अंतर्गत जो है गद्य और पद्य आते हैं। आपसे पूछा जाए कि दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आता है, नाटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाटक बोलेंगे। इसमें बहुत है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, तमाम प्रकार के हैं। तो गतिमय सब चीजें जो होती है पढ़ने की दृष्टि होती है, दिखाने की। नाटक जो है दिखाने की दृष्टि होती है। तो दृश्य जो है काव्य समझ आ गया। अब श्रव्य काव्य देखिए। श्रव्य काव्य हमारा जो है जो सुना जाता है, तो जिससे हम सुन सके, देख न सके मगर सिर्फ सुन सके। कोई जानवी जो है इसको प्रस्तुत करता है और हमारे दर्शक उसको सुन रहे हैं, तो ऐसी कोई रचना हो तो यह क्या होगी, वो दृश्य काव्य का श्रव्य काव्य के अंतर्गत। तो गद्य तथा पद्य इसके अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाए कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आता है, तो आप उत्तर लिखेंगे गद्य और पद्य। ठीक, तो यह हमारा श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य गद्य और पद्य है। तो गद्य के बारे में आपको बताया ही है, और पद्य जो है अंश है इसकी गद्य के बारे में पढ़ लेंगे तो हम पद्य की व्याख्या करेंगे। फिर इसके बाद जो है कि शुद्ध उच्चारण क्या है इसके बारे में हम ज्ञान सीखेंगे और शुद्ध उच्चारण करके आपको सुनाएंगे कि किस तरह से पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद लय क्या है, उतार चढ़ाव, उसी को हम जो है मैथ में पढ़ते होंगे। उतार चढ़ाव को हम बोलते हैं, उतार को बोलते हैं जो अवरोह, चढ़ाव को बोलते हैं आरोह। ठीक है, तो ये अवरोह और आरोह ये आपकी हिंदी में भी आते हैं। आपसे छात्रों आपसे एक बात करें कि आज हिंदी को सभी लोग दृष्टि देख रहे हैं कि हिंदी तो मातृभाषा है, हिंदी को पढ़ के क्या हुआ। और आपको बता रहे हैं कि जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल। कितनी सोचनीय विषय है। तो हिंदी मात्र हम बोल लेते हैं ये मतलब नहीं है, हमें बोलने का तरीका क्या, हम शुद्ध उच्चार कर पाते हैं, ये सारे एंगल से देखा जाता है। तो हमें लग नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ यदि छात्रों के भी कक्षाओं में भी इसका अवलोकन करा जाएगा, इसमें पढ़ाया जाए, तो हमें नहीं लग रहा है कि 1-2% के अलावा बच्चे इसका विश्वास दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको अभी विराम चिन्हों के बारे में मालूम नहीं है। फिर इसके जो है जो क्या बोल रहे हैं, जो उच्चारण है उसको ध्यान में नहीं है, कौन से है, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। और आप लोग तो टीचर हो चुके हैं, आधा से ज़्यादा टीचर बन चुके हैं, और कुछ बाकी है, तो इसमें हम आशा विश्वास कर रहे हैं कि आप लोगों की जो है कि यह ध्यान जो है पढ़ाई में अच्छे से लगाएं और इसको शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि आपके ऊपर आने वाला भविष्य टिका हुआ है। यदि आप अच्छा करते हैं तो हम आने वाला भविष्य भी हमारा अच्छा होगा। इसलिए जो है कि आप ध्यान से देखें, जितना हो सकेगा सरल भाषा में, जितना हो सकेगा जो है कठिन शब्दों को मैं सरल भाषा में करने का कोशिश करूँगा। यदि कहीं से त्रुटि होती है, यदि कहीं से आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट से लिखेंगे और बताएंगे, और मैं अगली बार वहाँ पे जो है उस त्रुटि में सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आप दृश्य काव्य को देखिए। श्रव्य काव्य दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आएगा, तो दृश्य काव्य के अंतर्गत जो है आपका नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ये सब चीजें जो क्या है आपका जो है ये दृश्य काव्य के अंतर्गत हो गए। दृश्य काव्य में रख सकते हैं, गद्य के अंग में रख सकते हैं, और श्रव्य काव्य के अंतर्गत जो है गद्य और क्या आता है, पद्य आता है। अब जो है ये गद्य की परिभाषा थी जो कि मुझे इस लाइन लिखा था, उसे हम पहले से बता दिया आपको। अब पूछेगा गद्य के अंग,
गद्य विधाएं तो ऐसे बहुत है, मगर 22-23 गद्य विधाओं का जो है हमारे सामने जो है कि प्रस्तुतिकरण है कि क्या 22-23 गद्य विधाएं हम लोग अवलोकन करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं नाटक, उपन्यास लिखा है, निबंध है, इतिहास है, भूगोल है, फिर इसके बाद रिपोर्टाज है, रेखा जो है रेखाचित्र है, डायरी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, ये सब जो है हमारे जो है गद्य के अंग हैं, बोल सकते हैं कि हमारी गद्य विधाएं हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ देता है, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ देता है कि गद्य विधा के अंतर्गत आएगी, गद्य विधा के अंतर्गत आएगी पद्य आएगी, चंपू आएगा, पद्य आएगा, चंपू आएगा, जो है उपन्यास आएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत कभी बन सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि गद्य विधाएं के अंतर्गत 22-23 गद्य विधाएं होती हैं, और समय मिलेगा तो मैं 22-23 गद्य विधाओं का नामोल्लेख आपके सामने कर दूंगा, परंतु इतना अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आने वाला नहीं है। इसलिए आपको बस इतना ही आज के लिए है, इतना ही वीडियो देखिएगा, और इसके बाद जो है आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी प्रश्नों पर इसी प्रश्नों पर जो ये पाठ का नाम दिया गया है, इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप गद्य का महत्व क्या है, गद्य की आवश्यकता क्यों हुई, गद्य से हमें लाभ क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको जो है